हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का ये पार्ट 4 होगा, ठीक है। इसके पहले जो है पार्ट 3 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। पार्ट 3 तक ऑलरेडी मेरे चैनल वन डे एग्जाम फैक्ट्री प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट 4 रहेगा। कल हम लोग इसके पहले OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारा न्यूज कवर किए थे। इसमें आज हम लोग को देखना है इंटरनेट शटडाउन। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, ठीक है। तो यूपीएससी पीटी जो है प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर फ्रीडम, ठीक है। ये इंटरनेट शटडाउन न्यूज में क्यों था? सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के आंकड़ों के अकॉर्डिंग भारत में 2024 में 60 बार, कितने बार? टोटल 60 बार इंटरनेट को शटडाउन किया गया है, इसलिए ये मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। जो अगर पिछले वर्षों की बात करें तो 8 वर्षों में सबसे कम है, ठीक है, यानी कि सबसे कम है। हालांकि इससे ज़्यादा बार हुआ करता था, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन क्या होता है? तो इंटरनेट शटडाउन जो होता है, किसी भी विशिष्ट आबादी या फिर स्थान इंटरनेट एक्सेस के प्रकार के लिए इंटरनेट सेवाओं में जानबूझकर किया गया व्यवधान रोक है, ठीक है। यानी इसका मतलब यह होता है कि कोई भी लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो भी जरूरत की चीजें हो सकती है वो नहीं हो पाएगी इंटरनेट जब शटडाउन होगा। जैसे कि वेबसाइटों तक पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट वगैरह तक आप नहीं पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते, कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन वगैरह नहीं ले सकते हैं, न्यूज वगैरह नहीं सुन सकते, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा चीज़ें हैं, जो मान लो कोई डिजीज आया जो आपको न्यूज़पेपर में छपेगा, कब छपेगा नहीं छपेगा, जब तक कि पता चले कि आप तक पहुंच जाए, है ना। तो कोई बोले तो इंटरनेट की हर जगह एक आज के डेट में अपने आप में बहुत ही बड़ा उपयोगी, इंटरनेट के बिना कुछ ही नहीं हो सकता। आप जैसे समझ लो कि इवन फैमिली का हाल खबर जानना है तो कॉल के माध्यम से जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी नेटवर्क होनी चाहिए, ठीक है। तो हर चीज़ इंटरनेट से ही होता है, इवन वीडियो कॉल हो, बात हो, अगर नेट नहीं भी रहेगा तो बातें हो सकती हैं, लेकिन नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो यही सब कहा जा रहा है इसमें कि 60 बार जो है इंटरनेट शटडाउन इस साल हुआ है, लगभग 8 वर्षों में सबसे कम, ठीक है। इस यानी कि ऑनलाइन संदेश नहीं भेज सकते हैं या फिर प्राप्त नहीं कर सकते, ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग बाधित हो सकता है, ठीक है। ये सारे मेंशन है। इंटरनेट शटडाउन के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कारण हो सकता है, सामाजिक अशांति को बढ़ाने से रोका जा सकता है, धोखाधड़ी को रोका जा सकता है, सुरक्षा और लोक व्यवस्था वगैरह के लिए भी काम आता है, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन के लिए प्रावधान क्या है? तो वर्तमान में इंटरनेट शटडाउन जो है दूरसंचार सेवाओं का निलंबन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत ये अधिसूचित किया जाता है। सेवाओं के दूरसंचार सेवा के अस्थायी निलंबन, सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के द्वारा शासित किया जाता है। ये नियम एक क्षेत्र में पब्लिक इमरजेंसी के आधार पर एक बार में 15 दिनों तक दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति देता है। कौन सा एक्ट? 1885, ठीक है। 1885 और दूसरा 2017 जो अस्थायी रूप से निलंबन किया गया था आपातकाल सार्वजनिक सुरक्षा 2017 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कह रहा है 1885 का अधिनियम जो है, 1885 का अधिनियम ये केंद्र सरकार को इंटरनेट सेवाओं सहित अलग अलग प्रकार के दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और उनके लिए लाइसेंस देने का अधिकार देता है, ठीक है। दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन के आदेश, ठीक है। तो दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन के आदेश केवल संघ राज्य गृह सचिव द्वारा जारी किया जा सकता है। 2017 नियमों के तहत केंद्रीय स्तर पर कैबिनेट सचिव, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति समीक्षा, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार दूरसंचार इंटरनेट बंद करने के आदेशों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। एक केस आया था अनुराधा भसीन वर्सेज भारत संघ, ठीक है। ये 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, अनुराधा भसीन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के फैसले में आदेश ये देता है कि इंटरनेट पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19, ठीक है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, संविधान के आर्टिकल 19 एक सब क्लॉज ए के
अभिन्न अंग है, इसलिए इस स्वतंत्रता पर कोई भी प्रतिबंध संविधान के आर्टिकल 19(2) के प्रावधानों से मेल खाना चाहिए। ठीक है। इंटरनेट शटडाउन के संबंध में न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए थे। वो क्या है? 2017 के नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को अनिश्चित काल के लिए निलंबित नहीं किया जा सकता है। इंटरनेट सेवा का निलंबन केवल अल्पकालिक अवधि के लिए किया जा सकता है, यानी कुछ ही थोड़ी देर के लिए किया जा सकता है। ठीक है। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबन करने वाला कोई भी आदेश अनुपातिक सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए या फिर निलंबन की अवधि की जरूरत से ज्यादा नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। निलंबन नियमों के तहत इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बहुत ही ज्यादा न्यूज में था। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 2007 में दिए गए एक फैसले को खारिज कर दिया है और आयोग ने 2007 के अपने फैसलों में कहा था कि वकीलों के द्वारा प्रदान किए गए सेवा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के दायरे में आता है। ठीक है। इसके साथ ही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और साल 2019 में फिर से पारित किया गया था। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। तो 1986 उपभोक्ता के हितों के बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उपभोक्ता विवादों को निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना के लिए पारित किया गया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये 1986 के स्थान पर ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 पारित किया गया था। ठीक है। जिससे कि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों की बेहतर किया जा सकता है। 2019 का क्या क्या मुख्य प्रावधान था उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो देखिए, उपभोक्ता की परिभाषा का विस्तार ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जैसे कि ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी अगर कोई सामान या कोई भी सेवाएं खरीदते हैं या प्राप्त करते हैं तो उपभोक्ता कंज्यूमर एक्ट के परिभाषा में ये आता है। ठीक है। इसके साथ ही इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो कि ऐसे सामान को फिर से बेचने या किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए प्राप्त करता है। ठीक है। यानी कमर्शियल उद्देश्य के लिए बेचता है, खरीदता है या फिर बेचने और खरीदने का काम करता है, तो ये पात्र नहीं है। ठीक है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना सलाहकार परिषद के रूप में किया गया है। इसके कार्य क्या है? उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करने पर सलाह देना। अध्यक्ष जो है केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले के विभाग प्रभारी मंत्री होते हैं। साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो है उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा करने, उन्हें लागू करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। मुख्य आयुक्त निर्धारित संख्या में अन्य आयुक्त शामिल है, केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके साथ ही महानिदेशक की अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जिसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? उसका जांच करना, अन्वेषण करना, ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है। बेहतर तरीके से विवाद निपटान की व्यवस्था में इसमें मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए विवादों के निपटान और शिकायत की फाइलिंग की समक्ष बनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ। ठीक है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल होता है। देखिए, इसी को मीडिएशन भी बोलते हैं, मतलब ये मीडिएशन जो है ये कोर्ट वाला लैंग्वेज हो गया, मीडिएटर भी कहा जाता है। ठीक है। तो उपभोक्ता मीडिएशन सेल जो है यानी प्रकोष्ठ जिसको बोलते हैं, यानी कि उपभोक्ता मध्यस्थता प्रकोष्ठ, इसे केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाएगा। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के प्रत्येक क्षेत्रीय पीठ के साथ साथ संबंधित जिला राज्य आयोग के साथ साथ संलग्न है। ठीक है। उत्पादित दायित्व से संबंधित कार्रवाई, इसे विनिर्माता सेवा प्रदाता विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोड़ा गया था। ठीक है। भ्रामक विज्ञापन के लिए दंड। ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेल के द्वारा विनिर्माताओं या फिर एंडोर्सर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और साथ ही साथ 2 साल तक की सजा का कारावास हो सकता है। दोबारा अपराध करने पर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकार क्या क्या है? तो सुरक्षा का अधिकार है, सूचित होने का अधिकार है, चयन का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, शिकायत निवारण का अधिकार है, उपभोक्ता जागरूकता अधिकार है। ठीक है। केंद्रीय संबंधित तथ्य क्या है? तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन पर एडवाइजरी जारी करता है। इसके साथ ही यह एडवाइजरी जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अकॉर्डिंग
अलग अलग कानूनों के तहत प्रतिबंधित गैर कानूनी गतिविधियों के विज्ञापन प्रचार समर्थन पर रोक लगाती है। एडवाइजरी जारी करने के पीछे के कारण क्या है, तो बेंटिंग या फिर गैबलिंग जैसी गैर गतिविधियों के प्रत्यक्ष रूप से सरोगेट विज्ञापन के जरिए एंडोर्समेंट समर्थन के मामले में बढ़ रहा है। भारत में बैटिंग और गैम्बलिंग का विनियमन, ठीक है, तो बैटिंग और गैम्बलिंग का विनियमन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, देखेंगे। तो देखिए, यह संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत, ठीक है, यानी कि 7 शेड्यूल के तहत राज सूची का एक विषय है, ठीक है। राज सूची की अगर हम लोग बात करें तो प्रविष्टि 34 यानी कि लिस्ट 34 और 62 में कराधान के उद्देश्यों से शामिल किया गया है। पब्लिक गैबलिंग एक्ट 1867 इसके नाम से पुराने कानून के आधार पर अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने अधिकार क्षेत्रों में बैटिंग और गैबलिंग से निपटने के लिए अपने अपने अलग कानून बनाया हुआ है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापन सहित विज्ञापनों पर 2023 में एडवाइजरी जारी किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, तो इस पे हम लोग थोड़ा देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ एफसीआरए पंजीकरण के निवारण के अनुरोध का अस्वीकार किया जा सकता है या फिर उन्हें पंजीकरण को रद्द किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के यानी कि अस्वीकार करते हैं तो उन्हें रद्द किया जा सकता है, यानी एक्सेप्ट यदि नहीं करते हैं एफसीआरए रूल और रेगुलेशन को, जो भी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इन सभी के लिए एफसीआरए का रूल रेगुलेशन अनिवार्य है। यदि ये नहीं मानते हैं तो इनका पंजीकरण जो है रजिस्टर्ड जो है उसको हम लोग रद्द कर देंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये गृह मंत्रालय के द्वारा ये कहा गया है, ठीक है, अमित शाह के द्वारा। अंशदान का उपयोग विकास विरोधी गतिविधियों में दुर्भावनापूर्ण विरोध प्रदर्शन में धर्मांतरण में करते हैं, ठीक है। विदेशी अंशदान विनियमन फॉरेन, ये जो है एफसीआरए के बारे में हम लोग जानते हैं, तो विदेशी अंशदान का अर्थ किसी भी व्यक्ति संस्था के द्वारा किसी वस्तु मुद्रा प्रतिभूति का दान वितरण हस्तांतरण वगैरह, ठीक है। एफसीआरए का कार्यान्वयन जो होता है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। यह क्या है, एक एनजीओ का पूर्व गतिविधियों की जांच के आधार पर अंशदान प्राप्ति को मंजूरी देने की खारिज करने में गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2020 में संशोधन के बाद एफसीआरए के इसमें प्रावधान क्या क्या लाया गया है, तो विदेशी फंड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो विदेशी धन प्राप्त करने के लिए इससे सबसे पहले अनुमति यानी कि एनजीओ की पंजीकरण के साथ साथ इसके प्रत्येक प्राधिकारी का आधार नंबर, इसके साथ ही ये मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। विदेशी धन प्राप्त करने में प्रतिबंध के मामले में इन्फोग्राफिक देखिए, ठीक है। तो इन्फोग्राफिक में क्या है, कौन विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वैसा व्यक्ति जैसे कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार हो वो प्राप्त नहीं कर सकता है। न्यायाधीश और सरकारी कर्मचारी यानी विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही कोई पत्रकार है, समाचार पत्र या मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है, वो भी नहीं कर सकता। इसके साथ ही विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल या उनके पदाधिकारी नहीं कर सकते हैं। राजनीतिक प्रकृति के संगठन भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफसीआरए के खाता से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो एफसीआरए जो है निर्धारित फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, सॉरी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अकाउंट खाता विदेश धन प्राप्त करने के लिए नई दिल्ली में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में खाता होना अनिवार्य है, ठीक है। इसके साथ ही खाता में केवल विदेशी अंशदान ही प्राप्त और जमा किया जा सकता है, कोई अन्य पैसा नहीं या धन किसी अन्य व्यक्ति एनजीओ स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। एफसीआरए पंजीकरण की वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है, तो पंजीकरण की वैधता 5 वर्षों के लिए होगी। साथ ही एनजीओ को पंजीकरण की समाप्ति की तिथि से 6 महीने के भीतर नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा, यानी कि नया अगर लेना है तो फिर से न्यूनीकरण यानी रीअप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रशासनिक कार्यों के लिए विदेशी अंशदान के उपयोग की सीमा क्या है, तो निधि का उपयोग केवल उस उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए प्राप्त किया गया इस निधि का अधिकतम 20% राशि जो है प्रशासनिक खर्च में उपयोग किया जा सकता है। पहले 50% राशि प्रशासनिक खर्चों में किया जा सकता था, लेकिन वर्तमान में 20 कर दिया गया, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट
प्रस्तुत करना, तो वार्षिक रिटर्न जो है दाखिल करना अनिवार्य है। इस नियम का उल्लंघन करने पर सरकार जांच के बाद अप्रयुक्त विदेशी अंशदान के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एक और बहुत ही ज्यादा चर्चा में था डाकघर अधिनियम 2023 यानी पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 निरस्त हो गया है। डाकघर अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर दिया गया है। तो क्या क्या है देखते हैं हम लोग। डाक सेवा के महानिदेशक यानी कि डीजीपीएस के भारतीय डाक इंडियन पोस्ट के प्रमुख नियुक्ति किया जाएगा। साथ ही डाक सेवाओं के महानिदेशक के पास सेवाओं के बदले शुल्क लगाने, डाक टिकट की आपूर्ति, बिक्री जैसे मामलों पर नियम बनाने आदि जैसे संबंधित शक्तियां होगी। ठीक है, इसके साथ ही डाक के द्वारा भेजे जा रहे संदिग्ध पार्सलों को रोकने की शक्तियां है। केंद्र सरकार कुछ निर्धारित आधारों पर भारतीय डाक माध्यम से भेजे जा रहे किसी भी पार्सल को जब्त कर सकती है। जिन आधारों पर पार्सल जब्त किया जा सकता है उन्हें देश की सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, आपातकाल या लोक सुरक्षा शामिल है। जवाबदेही में उन्नति, डाक अपने द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए जवाबदेह नहीं होगा। हालांकि कुछ निर्धारित प्रदान करने जाने वाली सेवाओं के मामले में डाक विभाग को जवाबदेह बनाया गया है। इस अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के अपराध दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान डाक व्यवस्था क्या था उसके बारे में देखते हैं। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी था 1727 में अपना पहला डाकघर खोला था। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी थे। भारतीय डाकघर को राष्ट्रीय महत्व के एक अलग संगठन के रूप में मान्यता दिया गया। इसके साथ ही कोलकाता में जिस जगह जनरल पोस्ट ऑफिस है वो वही पहले क्या होता था, फोर्ट विलियम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन कह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज जो था ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। ये था इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज। ठीक है, यानी कि सुर्खियों में रहे महत्वपूर्ण संवैधानिक वैधानिक कार्यकारी निकाय जो है ये सब के बारे में हम लोग देखते हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट, ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, यानी कि एक कानून के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशन नहीं है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन से संबंध में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ने लगातार दूसरे वर्ष भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को मान्यता पर्यटन प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार की मान्यता के बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारत के मानवाधिकार आयोग को 1999 से ही गनहरी और से ए स्टेट के तहत, ठीक है, गनहरी की और से ए स्टेटस के तहत मान्यता मिला हुआ था। एनएचआरसी जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ए स्टेटस को केवल एक बार यानी कि 2016 में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे 2017 में गनहरी की पर्यटन उप समिति के द्वारा पुनः इसे बहाल कर दिया गया था। 2023 में फिर एनएचसीआर की मान्यता को स्थगित कर दिया गया, यानी फिर से स्थगित किया गया था। ठीक है, इसके साथ ही गनहरी के द्वारा मान्यता को स्थगित करने के कारणों में कर्मचारी नेतृत्व में विविधता की कमी तथा हाशिए पर रहे समूह की सुरक्षा के लिए अपर्याप्त कार्रवाई का हवाला दिया गया था। ठीक है, इसके साथ ही पहले हम लोग तो भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, एक सांविधिक निकाय है, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, ये यानी कि ये कानून के माध्यम से बनाया गया। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 और 2019 में संशोधन किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा कुछ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का वैश्विक गठबंधन से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, गनहरी क्या है? तो गनहरी जो है यानी कि ग्लोबल अलायंस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में 1993 में स्थापित किया गया था इसे। ठीक है, इसके साथ ही मानवाधिकार संरक्षण, इसके बारे में यानी कि जागरूकता बढ़ाई जा सके, 2016 में इसे ग्लोबल अलायंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट
इंस्टीट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। इसमें सदस्य क्या है, तो भारत से ही टोटल 120 सदस्य है दिसंबर 2023 तक, ठीक है। प्रयत्न पर उप समिति यानी सब कमिटी ऑन द एक्रीडिएशंस, ठीक है। तो ये जो है एसीए के जरिए ग्लोबल अलायंस नेशनल ह्यूमन राइट ग्लोबल अलायंस नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन को पेरिस सिद्धांतों के तहत 4 गनहरी क्षेत्रीय समूह में प्रत्येक में ए स्टेटस प्राप्त संस्था शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें क्या है कि अनुपालन में समीक्षा करने, उन्हें मान्यता प्राप्त देने में जिम्मेदारी को सौंपा गया था। गनहरी क्षेत्रीय समूह में प्रत्येक ए स्टेटस प्राप्त संस्था शामिल है। ये 4 क्षेत्रीय समूह है, ठीक है। ये क्या है, 4 क्षेत्रीय समूह है। इसमें हम लोग देखते हैं अफ्रीका है, अमेरिका है, एशिया प्रशांत और यूरोप है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय जो है इसके अस्थायी पर्यवेक्षक है, एसीए की अस्थायी पर्यवेक्षक है, और ग्लोबल अलायंस नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन और एसीए की सचिवालय के तौर पर कार्य करता है, ठीक है। इन एचआरसी की संरचना क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें एक अध्यक्ष है, भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश यानी जो सर्विस से रिटायर हो चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का या न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है, जो रिटायर हो चुके हैं। इसके बाद 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है, जिसमें से सुप्रीम कोर्ट का एक सेवानिवृत्त या फिर सेवारत न्यायाधीश होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट या सेवारत मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। 3 अन्य सदस्य जिन्हें मानवाधिकार के मामले में विशेष ज्ञान हो, व्यवहारिकता अनुभव में हो, एक महिला सदस्य होगा, ठीक है। इसके साथ ही 7 डीम्ड सदस्य हो सकता है, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाल अधिकार संरक्षण और राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन, ठीक है। तो इतने सारे मेंबर आपको, ये पीटी से रिलेटेड है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पुटअप किया जा सकता है। अक्सर आप देखते हैं कि पीटी में क्वेश्चन कैसे बनता है कि इसमें पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, सभी मेंबर, ऐसे करके क्वेश्चन बना देगा। 1993 में एस्टेब्लिशमेंट तो दे देगा कि 2002 में हुआ था, 5 में हुआ था, तो आपको फैक्ट याद रहनी चाहिए। यह अधिनियम मानवाधिकार को व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित करता है। इन अधिकारों की गारंटी संविधान के द्वारा दिया गया है या इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय पर संविधाओं में शामिल किया गया है। साथ ही ये भारत में न्यायालयों के द्वारा इन्हें लागू किया जा सकता है। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर किया जाता है। इस समिति में निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष होगा, इसके साथ ही गृह मंत्रालय का प्रभारी मंत्री, लोकसभा राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक है। कार्यकाल जो है एनएचआरसी के अध्यक्ष और सदस्य 3 साल या फिर 70 वर्ष जो पहले हो, ठीक है। इसके साथ ही पहले पद पर जो बने रहेंगे यानी 3 साल या फिर 70 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अध्यक्ष सदस्य दोनों पूर्ण नियुक्ति के लिए पात्र हैं यानी कि दोबारा इनकी नियुक्ति दोबारा हो सकती है, ठीक है। इसके साथ ही पद से हटाना अध्यक्ष सदस्य दोनों के सुप्रीम कोर्ट से परामर्श के बाद शीत कदाचार या अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। एनएचआरसी जो है इसके शक्तियां, इसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों के संबंध में एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। इसके साथ ही गवाहों को बुलाना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, शपथ उनकी जांच करना, किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति करना, हल्फनामा पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी भी न्यायालय कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक रिकॉर्ड उसकी प्रतिलिपि की मांग करना, गवाहों या दस्तावेजों की जांच के लिए कमीशन नियुक्त करना, ठीक है। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के इसके कार्य क्या है, ठीक है, यानी कि इसके वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। स्वतः संज्ञान लेकर या किसी पीड़ित या याचिका पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करना है। इसके साथ ही न्यायालय की अनुमति से उस न्यायालय के समक्ष लंबित करना, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करना, साथ ही केंद्रीय कैदियों की दशाओं का अध्ययन करने के लिए राज्य सरकार के तहत आने वाली किसी संस्था या जेल का दौरा करना, मानवाधिकार सुरक्षा के लिए कानून और प्रक्रिया की समीक्षा करना, मानवाधिकार के उल्लंघन से जुड़ी गतिविधि, आतंकवादी सहित के कारणों की समीक्षा करना, ठीक है। नेशनल न्यूज एक और बहुत ही ज्यादा चर्चा में था और सीबीआई बहुत ही ज्यादा इस बार चर्चा में रहा है, तो सीबीआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने
सीबीआई की जांच के लेकर केंद्र के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार। पश्चिम बंगाल वर्सेज भारत संघवाद 2024 की इस मुकदमे में पश्चिम बंगाल ने केंद्र सरकार पर राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई से जांच करवाने का आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने 2018 में राज्य में जांच के मामले में सीबीआई को दी गई अपनी सामान्यतः सहमति वापस ले लिया था, ठीक है, कि हम आपको सहमति नहीं देते हैं कि आप जांच कीजिए, ठीक है। यानी ये पश्चिम बंगाल के द्वारा कहा गया था। पश्चिम बंगाल ने यह मुकदमा संविधान के आर्टिकल 331 के तहत दायर किया था, जो राज्य के अकॉर्डिंग अगर हम बातें करें तो राज्य की पूर्व सहमति के बिना मामले की एक तरफा तरीके से सीबीआई के द्वारा जांच करवाने का केंद्र का निर्णय संविधान का अतिक्रमण संघवाद का उल्लंघन कहा जाता है। आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास केंद्र या फिर केंद्र हो गया एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद पर निर्णय देने का मूल अधिकार आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीबीआई क्या है। सीबीआई उसी समय से हम लोग रट लगाए हैं, तो सीबीआई के बारे में जानते हैं। तो इसकी स्थापना 1963 में हुआ था। इसकी स्थापना के सिफारिश भ्रष्टाचार को रोकथाम पर ये किसके कमेटी, कौन सा कमेटी बैठा था संथानम समिति, ठीक है। तो के संथानम यानी कि संथानम समिति 1962-64 के द्वारा किया गया था। मंत्रालय क्रमिक पेंशन लोक शिकायत मंत्रालय का अधीन कार्य करता है। स्थिति है यह गैर वैधानिक या फिर गैर संवैधानिक संस्था है, या स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये आप कह सकते हैं। दिल्ली विशेष पुलिस की स्थापना अधिनियम 1964 के द्वारा शासित होता है। कार्यप्रणाली सीबीआई भारत के प्रमुख जांच पुलिस एजेंसी है। यह इंटरपोल के सदस्य देशों और जांच के समन्वय करती है। आदर्श वाक्य इसका मोटो क्या है, तो उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, यानी कि इंडस्ट्री इम्पार्टियलिटी, ठीक है। इसके साथ ही इंटीग्रिटी। विजन क्या है, तो जीवन में भ्रष्टाचार को रोकना, सावधानी पूर्वक जांच करना, अभियोजन के माध्यम से आर्थिक हिंसक अपराधों पर अंकुश लगाना, साइबर और उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अपराधों से लड़ना। संरचना क्या है, कंपोजिशन, यानी कि निदेशक, विशेष निदेशक या फिर अतिरिक्त निदेशक के द्वारा सहायता प्राप्त संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अन्य सामान्य रैंक पुलिस कर्मी, ठीक है। इसके साथ ही सीबीआई निदेशक का चयन करने वाली समिति प्रधानमंत्री के अध्यक्ष, लोकसभा के विपक्ष के नेता, सबसे बड़ा विपक्ष दल का नेता, सदस्य और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनके नामित सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश सदस्य शामिल होते हैं। 2021 में राष्ट्रपति सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशकों की कार्यकालों में 2 सालों के निश्चित कार्यकाल से बढ़ाकर के ये 5 साल तक कर दिया गया है, ठीक है। और एक अध्यादेश जारी किया गया था, यानी ये बढ़ाने के समय में सीबीआई के द्वारा जांच किए जाने मामले के भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, विशेष अपराध स्वतः संज्ञान ले सकता है। इसके साथ ही सीबीआई के राज्य की सहमति, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। एक होता है सामान्य और विशेष, एक जनरल होता है, स्पेशल होता है, तो दोनों देखेंगे। सीबीआई के राज्य में प्रत्येक या फिर अलग अलग मामले में जांच के लिए हर बार नए सहमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी एक ही मामले के लिए बार बार ये राज्य में जाकर के जरूरी नहीं है कि वो कंसेंट जाहिर करे, ठीक है। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना जो है अधिनियम 1946 धारा 6 के तहत राज्यों को सीबीआई अधिकारी को सहमति देना या न देने का अधिकार देता है, ठीक है। सीबीआई जो है, सीबीआई को प्रत्येक मामले या फिर केस की जांच करने से पहले राज्य सरकार के समक्ष आवेदन करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकपाल, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, ये न्यूज में क्यों है, तो लोकपाल हाल ही में भारत के लोकपाल ने अपने वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 धारा 11 के तहत इंक्वायरी विंग का गठन किया गया, ठीक है। लोकपाल क्या है उसके बारे में हम लोग इस पे जानकारी हम लोग लेते हैं। देखिए, इसका स्थापना और इसका उद्देश्य जो है भ्रष्टाचार विरोधी संस्था, इसके लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जांच करना, उन पर मुकदमा चलाना। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित किया गया था। प्रथम और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों लोकपाल संस्था की स्थापना की सिफारिश करता है। साथ ही राज्य स्तर पर लोकायुक्त का गठन किया जाता है, ठीक है। यानी कि
लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और स्टेट में लोकायुक्त होता है, ठीक है। इसकी संरचना सभी राज्यों में एक समान नहीं होती है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा आमतौर पर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श से किया जाता है। लोकपाल की संरचना के बारे में बात करें तो लोकपाल में एक अध्यक्ष वर्तमान या भूतपूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान या फिर भूतपूर्व न्यायाधीश और 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल के 50 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि में होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष 2019 भारत के प्रथम लोकपाल थे। न्यायमूर्ति एम खानविलकर वर्तमान लोकपाल है। लोकपाल के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति सिफारिश प्राप्त करने के बाद किया जाएगा। कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, ठीक है। लोकपाल अध्यक्ष सदस्य सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल अध्यक्ष सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि लोकपाल का कोई सदस्य लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होने के लिए पात्र होगा, ठीक है, यदि सदस्य के रूप में उसका कुल कार्यकाल 5 वर्षों से अधिक नहीं हुआ हो। तो लोकपाल की चयन समिति की संरचना क्या क्या है उस पर भी हम लोग देखते हैं। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, लोकपाल सभा का अध्यक्ष सदस्य भी इसमें शामिल होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता भी सदस्य इसमें रहता है, मेंबर रहता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर सीजेआई के द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश सदस्य होता है। साथ ही राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक प्रख्यात विधिवेत्ता सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोकपाल के 2 विंग, ठीक है। लोकपाल के 2 विंग यानी 2 पंख होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें हम लोग चर्चा करते हैं क्या है। इंक्वायरी विंग क्या है, तो इसका उद्देश्य किसी भी लोक सेवा के द्वारा ऐसे कथित भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करना जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय है। समय सीमा 60 दिनों के भीतर लोकपाल को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना। और ये इसका संरचना जो है, स्ट्रक्चर जो है, विंग लोकपाल के अधीन कार्यरत जांच निदेशक की अध्यक्षता में काम करेगा। निदेशक को 3 पुलिस अध्यक्ष एसपीएस, एसपी समान, एसपी आर्थिक व बैंकिंग और एसपी साइबर के सहायता प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक एसपी को जांच अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के द्वारा आगे सहायता प्रदान किया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत इसके पास सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अभियोजन विंग क्या है। इसका अध्यक्ष एक अभियोजन निदेशक होता है और यह विंग लोकपाल के द्वारा किसी भी शिकायत पर लोक सेवकों के खिलाफ अभियोजन चलाता है। अभियोजन निदेशक विशेष न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट आधार पर मामला दायर करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के संबंध में लोक सेवकों पर मुकदमा चलाएगा, ठीक है। लोकपाल की शक्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लोकपाल के द्वारा सीबीआई सहित किसी भी केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच के लिए प्रेषित मामले के संबंध में एजेंसियों पर निगरानी रखना, किसी भी दस्तावेज रिकॉर्ड तैयार संरक्षण दायित्व संभालने वाले लोक सेवकों को ऐसे दस्तावेज की सुरक्षा सार्वजनिक होने रोकथाम के लिए उचित निर्देश जारी करना। इसके साथ ही भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए प्रारंभिक जांच अन्वेषण करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति प्राप्त है। ऐसे मामले जहां निर्णय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शामिल है। लोकपाल किसी भी लोक प्राधिकरण सार्वजनिक शिकायत निवारण के लिए अंतिम अपीलीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करने के लिए लोकपाल का क्षेत्राधिकार क्या है, कहां तक की इसका क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार में मंत्री, संसद सदस्य, ग्रुप ABCD के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी को ये जांच क्षेत्राधिकार वहां तक है। आप ये कर सकता है यदि कोई गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट भ्रष्टाचार वगैरह करते हैं। तो किसी भी बोर्ड, निगम, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्वायत्त निकाय के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी, निदेशक जो संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित है या फिर पूर्ण आंशिक रूप से संघ या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित किया गया हो। कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या निकाय जो कि 10 लाख रुपए से अधिक विदेशी अंशदान प्राप्त करता हो तो भी जांच कर सकता है। इसके साथ ही कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूज में क्या है, तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, NCBC बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। तो इसके बारे में देखते हैं। NCBC जो है राज्य की OBC सूची में समीक्षा कर रहा है। NCBC के बारे में हम जानते हैं, ये जान रहे थोड़ा हम लोग देख ले। तो ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। आर्टिकल 100 ये संवैधानिक निकाय है। 102वां संविधान यानी कि 102वें संविधान संशोधन किया गया था अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2018 के तहत संविधान में जोड़ा गया।
आर्टिकल 338 बी के तहत केंद्र और प्रत्येक राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे ओबीसी के अधिकारों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख गतिविधि मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, संरचना जो है एक अध्यक्ष होगा, इसके साथ ही एक उपाध्यक्ष और 3 जो है अन्य सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उनकी सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। शक्ति की बात करें तो आयोग के पास सिविल न्यायालय की भी शक्तियां ऑलरेडी होती है इसमें। एनसीबीसी जो है, एनसीबीसी के प्रमुख कार्य क्या क्या है, कौन कौन काम इसमें करेगा, तो पिछड़े वर्गों के लिए रक्षा उपायों की जांच और निगरानी करना, पिछड़े वर्गों के द्वारा अधिकारों से वंचित होने के संबंध में विशेष शिकायतों की जांच करना, ओबीसी के सामाजिक आर्थिक विकास सलाह देना और उनकी प्रगति की मूल्यांकन करना, ओबीसी की उन्नति संबंध में ऐसे अन्य कार्य करना जो राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्देश करे, पिछड़े वर्गों के लिए रक्षा उपायों के लागू करने से संबंधित राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करना और सिफारिश करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट जो है ये भी चर्चा में था। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को सिविल या फिर क्रिमिनल कोड के तहत जांच करने या कोई निर्देश जारी करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। यह संविधान के आर्टिकल 338 के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये संविधान के द्वारा मेंशन है। ठीक है, संरचना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य होगा। कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करने तक 2 कार्यकाल से अधिक के लिए नियुक्ति पात्र नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ ही कार्यकाल जो है इसका अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना, निगरानी करना, अनुसूचित जाति उनके अधिकारों के सुरक्षा उपाय वंचित करने वाले शिकायतों की जांच करना। फिर इसके अलावा यूपीएससी भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है इस बार, पूजा खेड़के को लेकर के, इसके साथ वो भी चर्चा में रहा। फिर इस्तीफा यूपीएससी के जो अध्यक्ष ने कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले उसी समय में लगभग मतलब ये रिजाइनिंग दिए थे, तो ये भी चर्चा में, थोड़ा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल समाप्त होने से 5 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूपीएससी के बारे में आर्टिकल 315 में यह उल्लेख है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। ठीक है, यूपीएससी के अध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 316 ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नियुक्ति किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कार्यकाल 6 वर्ष होता है या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ठीक है, नियुक्ति के लिए पात्रता केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सरकारी सेवा में कार्य का अनुभव हो या सेवानिवृत्ति के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन नियोजन यानी कि रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा। पद से हटाया जाना निम्नलिखित परिस्थितियां राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होगा। यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो तो भी हटाया जा सकता है, या फिर यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों का अलावा किसी अन्य सवेतन नियोजन रोजगार में संलग्न हो तो भी हटाया जा सकता है। इसके साथ ही वह यदि मानसिक शारीरिक विकृति के कारण पद पर बने रहने के लिए अक्षम हो तभी हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो केरल में राज्य मंत्रिमंडल ने 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। राज्य वित्त आयोग के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आर्टिकल क्या है, 343, एक राज्य में राज्यों के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग गठित करने का अधिकार है। आर्टिकल 243(1) में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में संविधान में जोड़ा गया है। राज्य वित्त आयोग पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है, साथ ही निम्नलिखित विषयों पर सिद्धांतों की सिफारिश करता है। राज्यों की निवल कर आय का राज्य और पंचायतों के बीच वितरण, पंचायतों को सौंपे जाने वाले करों, शुल्क, टोल पर शुल्क का निर्धारण करना, राज्य संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान करना। आर्टिकल 243(y) में यह प्रावधान है कि राज्य वित्त आयोग नगर पालिका के लिए भी इसी तरह का सिफारिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीबीसी, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है इस साल। ठीक है, तो हाल ही में सीबीसी ने
ठीक है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है 2023 में मंत्रालय विभाग विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ प्राप्त और निपटाई गई भ्रष्टाचार संबंधित शिकायतों की जानकारी प्रस्तुत हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में जानेंगे तो इसकी उत्पत्ति सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम 2003 के तहत एक सांविधिक निकाय है, ठीक है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो याद रखना है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसे अधिनियम के तहत बनाया गया है। 2003 के तहत संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। इसे भ्रष्टाचार निवारण पर संस्थानम समिति, किसके समिति पे बनाया गया था, तो संस्थानम समिति सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार के द्वारा संकल्प के मामले में स्थापित किया गया था। 1998 में इसे केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक अध्यादेश के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ठीक है। सदस्य जो होते हैं इसके, तो सदस्यता निकाय एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं। नियुक्ति उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इस समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री सदस्य होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता भी सदस्य शामिल होते हैं। इसमें भूमिका और कार्य क्या है, तो केंद्रीय मंत्रालय विभाग संगठन सतर्कता संबंधी प्रशासन की निगरानी करता है, विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों के लिए लोकपाल के द्वारा भेजी गई शिकायतों की प्रारंभिक जांच करता है, भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के मामले की जांच की देखरेख करता है, ठीक है। तो इतने सारे मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज बहुत ही ज्यादा, लॉ कमीशन भी चर्चा में था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये रहा विधि आयोग, ठीक है। देखिए, विधि आयोग लॉ कमीशन, राष्ट्रपति ने 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। 23वें विधि आयोग का गठन 3 साल यानी कि 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक कार्यकाल के लिए किया जाएगा। 23वें विधि आयोग के बारे में जानेंगे। सौंपे गए कार्य क्या है, भारतीय विधि व्यवस्था के बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना, सुझाव देना, संरचना इसे पूर्णकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य अन्य अतिरिक्त पद अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे, ठीक है। भारतीय विधिक आयोग के बारे में जानते हैं। इतिहास, विधि आयोग के गठन पहली बार इसका गठन जो है विधि आयोग का 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। इस आयोग को चार्टर एक्ट 1833 के तहत दिए गए अधिकारियों के आधार पर गठित किया गया था, ठीक है। इसके प्रकार क्या है, यह विधिक न्याय मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या एक गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है। इसके साथ ही इसका उद्देश्य क्या है, समाज के न्याय सुनिश्चित करना, विधि शासन के तहत सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कानूनों में सुधार के तहत सिफारिश करना। कार्य जो है यह विधिक विषयों पर रिसर्च करता है, विचारार्थ वर्षों यानी कि टर्म्स ऑफ रिफरेंस के आधार पर सिफारिश प्रदान करता है। दूसरा जो था नीति आयोग, बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा देख ले थोड़ा इसमें क्या क्या चर्चा में रहा है। तो नीति आयोग, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग ने अपनी स्थापना 10वीं वर्षगांठ मनाया, ठीक है। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 2015, ठीक है। जब मोदी गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो ये 1 जनवरी 2015 में इसके पहले योजना आयोग होता था, उसे हटा करके फिर उसी का मतलब नाम चेंज करके ये रखा गया था। तो इसके बारे में हम लोग आइए जानते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है, ये सरकार एक थिंक टैंक है। इसका गठन 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के अधीन संकल्प के जरिए किया गया था। इसका गठन योजना आयोग की जगह किया गया था, ठीक है। अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। गवर्निंग काउंसिल, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में अग्रलिखित शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के विधानसभा वाले, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, अन्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल, नीति आयोग के पदेन सदस्य, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य आदि। पदेन सदस्य में प्रधानमंत्री, नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं, ठीक है। विशेष आमंत्रित सदस्यों के प्रधानमंत्री के द्वारा नामित प्रासंगिक क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट और प्रैक्टिशनर भी इसमें शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद यानी कि रीजनल काउंसिल, इसका काम एक से अधिक राज्यों या किसी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विशिष्ट समस्याओं, आपात स्थिति, आकस्मिकताओं को समाधान करना, ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ जो होता है,
इस पद पर भारत सरकार सचिव रैंक के अधिकारी को प्रधानमंत्री के नियुक्ति किया जाता है। सीईओ को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल। हम लोग देखें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इस पद पर भारत सरकार के सचिव रैंक के अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति किया जाता है सीईओ को, और एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्ति किया जाता है। इसे मुख्य रूप से 2 तरह के काम सौंपे जाते हैं: देश में सतत विकास लक्ष्य एसडीजी को अपनाने और उन्हें हासिल करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को निगरानी करना। दूसरा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में के बीच प्रतिस्पर्धात्मक सहकारी संवाद को बढ़ावा देना। नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाली रिपोर्ट एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इंडिया इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसके साथ ही स्कूल एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये सारा नीति आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल पोस्टल क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की 150वीं वर्षगांठ मनाई गया है, यानी कि 150 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है बर्न की संधि के द्वारा 9 अक्टूबर 1874 को जनरल पोस्टल यूनियन के रूप में स्थापित हुआ था। यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट अंतर्राष्ट्रीय संरचना के बाद दूसरा सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 1865 में इसे स्थापित किया गया था। यूपीयू की स्थापना के अवसर पर प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। मुख्यालय बर्न में है, स्विट्जरलैंड के बर्न में है। सदस्य 1900 इसमें मेंबर कितने हैं? 192 इसमें देश शामिल है। भारत इसके सबसे पुराने और सबसे सक्रिय सदस्यों में शामिल है, ठीक है। यूपीयू यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का एस्पेक्ट क्या क्या है, ये भी बहुत न्यूज में रहा है, तो देखते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम 2005, ठीक है, ये बहुत चर्चा में था। वर्ष 2025 में सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 लागू हुआ। 20 साल पूरा हो चुका है। इसके लिए इसके प्रभाव और आरटीआई अधिनियम के सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। आरटीआई अधिनियम के बारे में जानेंगे। यह उत्पत्ति और अधिनियम जून 2005 में पारित हुआ था, अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। यह अधिनियम नागरिकों और लोक अधिकारियों के नियंत्रण के उपलब्ध सूचना तक पहुंच प्राप्त करने अधिकार प्राप्त करता है। समन्वय एजेंसी क्रमिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के तहत ये क्रमिक प्रशिक्षण विभाग के तहत ये काम करता है। इसके साथ ही सूचना के अधिकार जो है मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा, नागरिकों, राजनीतिक अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय पर संविदा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि मानवाधिकार के रूप में व्यक्त किया जाता है। भारत में प्रशासन के पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 पारित किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 का स्थान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बाद में सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया था, ठीक है। आरटीआई विधिनियम के प्रावधान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो विशेषता क्या है इसकी, इसका ढांचा क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग, इनका कार्यकाल एक अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करना, सूचना प्रदान करना से संबंधित अपीलों को निपटान करना है। केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य इसमें क्या होता है, एक सूचना आयुक्त होता है, ठीक है, यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, और सूचना आयुक्त अधिकतम 10 होता है, ठीक है। सीआईसी और आईसी की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस समिति की संरचना इस प्रकार है: प्रधानमंत्री समिति के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता होता है, फिर प्रधानमंत्री नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। इसके साथ ही सीआईसी और आईसी कार्यकाल 3 वर्ष का अवधि के लिए होता है, ठीक है। इसके साथ ही केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त पीआईओ और पीआईओ सार्वजनिक प्राधिकरण के द्वारा अपने अधीन सभी प्रशासनिक इकाइयों कार्यालयों अधिनियम के तहत सूचना मांगने वाले नागरिकों की सूचना प्रदान करना इसके लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रदान किए गए अधिकार, यानी क्या क्या इनको अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिकों को लोक प्राधिकारों यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से जानकारी मांगने को अधिकार है, ठीक है। लोक प्राधिकारी के दायित्व, धारा 4 आरटीआई अधिनियम धारा 4 लोक प्राधिकार कुछ विशिष्ट दायित्वों को निर्धारित करती है। धारा 4 कुछ विशिष्ट श्रेणियों की सूचना को सक्रिय रूप से खुलासा करने का प्रावधान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है किन पर लागू होगा, तो आरटीआई अधिनियम देश के सभी लोक प्राधिकार पर लागू है। इस संविधान के तहत स्थापित संसद, राज्य, विधानसभा, मंडल बनाए गए कानून या उचित सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना आदेश से स्थापित सभी सरकारी प्राधिकार, संस्थान, निकाय शामिल है। इसमें सरकारी निकाय, राज्य नियंत्रित निकाय, केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वित्त पोषित गैर संगठन भी शामिल है। हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तमिलनाडु सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1983 के तहत पंजीकृत सहकारी समिति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 2 के तहत लोक प्राधिकारी नहीं है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद लोक प्राधिकार में शामिल है, ठीक है। इसके साथ ही सूचना के प्रकाशन या फिर खुलासा प्रकटीकरण यानी कि डिस्क्लोजर से छूट क्या क्या है, तो धारा 8 के तहत कुछ सूचना को प्रकटीकरण करने से छूट दिया गया है। इन्फोग्राफिक में क्या क्या है, दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ खुफिया इकाइयां सुरक्षा संगठन 27 संगठन शामिल है, जिसमें कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, एनालिसिस विंग, परिवर्तन निदेशालय, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन इत्यादि, ठीक है। ऐसे मामले के उदाहरण जिनमें सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, धारा 8 ऐसी सूचना जिसे या जिसके प्रकटीकरण क्या क्या है, भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक हित प्रभावित हो, ठीक है, या फिर किसी अन्य देश के साथ भारत के संबंध प्रभावित हो सकता है, अपराध को बढ़ावा मिलने की संभावना हो सकता है, संसद, राज्य, विधान मंडल के विशेषाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तभी ये मामला सूचना प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है धारा 8 के तहत। तो किसी भी न्यायालय अधिकरण के द्वारा प्रकाशित करने की स्पष्ट रूप से मनाही की गई सूचना, न्यायालय की अवमानना होने की संभावना हो, या फिर वाणिज्यिक गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट यानी कि व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा से संबंधित सूचना, अन्य देश से गोपनीयता के रूप में जानकारी, ऐसी सूचना जिसके प्रकार से किसी व्यक्ति या जीवन शारीरिक सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, कैबिनेट के दस्तावेज, जांच की प्रक्रिया, आपराधिक गिरफ्तारी अभियोजना आदि में बाधा पहुंचे, व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित। तो ये जितने भी हमने पढ़ा है ये सभी मामला जिनसे सूचना यानी कि प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, यानी आप इन्हें नहीं, ये सारी जानकारियां आप नहीं ले सकते, ठीक है। इसके साथ ही न्यायिक अधिकार क्षेत्र, तो निचली अदालत मुकदमा आवेदन पर विचार करने से रोक देता है, ठीक है। हालांकि संविधान के आर्टिकल 32, 225 के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रीट क्षेत्राधिकार अप्रभावित रहता है। अन्य प्रमुख प्रावधान क्या है, तो दंड, सूचना प्रदान करने में विफलता, गलत, अधूरी, अपूर्ण जानकारी देने में दंड का प्रावधान किया गया है। सूचना प्रदान करने की समय सीमा, अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान किए जाने की चाहिए। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित मामले में 48 घंटे भीतर प्रदान करना होगा। अपीलों यदि यानी कि अपील वगैरह होता है तो अनुरोध की स्वीकृति या अस्वीकृति के बिना उचित कारणों के खारिज किया जाता है तो नागरिकों इसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। संशोधन, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए केंद्र राज्य स्तर पर सूचना आयुक्त, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के सेवा शर्तें संशोधन किया गया, ठीक है। तो ये रहा गाइस टोटल न्यूज, थोड़ा सा और है देखते हैं। इसे केंद्र सरकार को सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त सेवा शर्तें, वेतन भत्ते, अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्रदान है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 आरटीआई अधिनियम धारा 8 सब क्लॉज 1(1) में संशोधन किया गया। यह संशोधन के तहत सभी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दिया गया, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था। तो गाइज ये आधार और भी न्यूज़ है, लगभग हम लोग इसे नेक्स्ट पार्ट में, हालांकि ज़्यादा है नहीं, है ना, अभी भी हम लोग कर सकते हैं, वेट।
गाइज नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, एक पार्ट और आएगा उसमें फाइनल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आधार यहाँ से हम लोग देखेंगे आधा घंटा के समथिंग वो भी रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, लगभग 12-15 पेज है, तो ये हमें लगा कि थोड़ा देर में हो जाएगा तो रिसीव कर लेते इसे भी। बट नेक्स्ट पार्ट आधार चर्चा में क्यों था, और ये 365 है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, खासकर यूपीएससी ये मई में जो एग्जाम होने वाला है 2025 में, इसके साथ ही 365 आपको पता है स्टेट पीसीएस के लिए भी बहुत जरूरी है। इवन देखा जाए तो सभी एग्जाम के लिए करेंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है अपन, ठीक है। इसके बाद बहुत जल्द आर्ट एंड कल्चर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी जो भी सारा है सब हम लाएंगे, इकोनॉमी वगैरह 365 का कंप्लीट करेंगे। ये हिंदी मीडियम वाले के लिए बहुत ही बेटर है, आप कहेंगे तो इंग्लिश वाला भी हम करा देंगे, ठीक है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, बहुत जल्द ये कंप्लीट होता है। तो रिवीजन का टेस्ट सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए गाइज। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत गाइज। आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना मेहनत से कभी डरिए मत, सफलता जरूर मिलेगी। कहते हैं ना हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, वन डे यू हैव टू डेफिनेटली सक्सेस, यू हैव टू वेट नाउ, keep patience always, the hard work to be continue, consistency is important, acquire the knowledge, and then each and every day you have to revise. If you are making by the note of short notes, if suppose that if you have already the 100 page, and if you have to each and every day revising and summarize to the 10 page, okay, and each and every day you have to revise, and then definitely one day you have to see every aspects those complete from your short notes. A revision is complete, your examination soon will be very soon, and then definitely you have to qualify now your the prelims examination. And I will meet you next video, and jai hind jai bharat guys. Okay, bye bye.